सर इनऑर्गेनिक की ना चीजें जल्दी भूल जाते हैं, याद नहीं रहती है। क्वेश्चन करेंगे 25 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन ही है। आइडियल गैस आपके सिलेबस में है, आपसे पूछा जा सकता है। 50 क्वेश्चंस आपको ऑन एन एवरेज सॉल्व करना है। भाई मुझे कितना आता है इससे मैटर नहीं है, मैंने उस चैप्टर के साथ कितना समय गुजारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डाइजेशन टाइम बोलते हैं। सपोज इनऑर्गेनिक के 8 क्वेश्चनों में से 5 या 6 क्वेश्चन किसके होते हैं? इन 3 टॉपिक्स। आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? अपना आखिरी के 6 महीने, क्योंकि अब अपने पास क्या हो गया, जुलाई चालू हो चुका है। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आपका पेपर आ जाएगा। तो आखिरी के ऑलमोस्ट 6 महीने। तो ये 6 महीने में अपन क्या दिमाग लगाए, किस तरह, देखो अपन प्रिपरेशन ऑलमोस्ट, वैसे तो देखा जाए तो 11th 12th अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, कई बच्चे 12th में होंगे। ठीक है, तो आखिरी के 6 महीने में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे अपना रिजल्ट जो है वो इंप्रूव हो जाए। सिर्फ केमिस्ट्री को लेके अगर अपन बात करें तो केमिस्ट्री में अपने पास कितने सब चैप्टर्स हैं बताओ? केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं? नहीं करते हो अपने पास 28-30 चैप्टर आ जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं? अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में कौन से बेटा? देखो 11th क्लास से चालू करते हैं। 11th क्लास के कौन से? देखो सबसे पहले तो आएगा मोल, है ना। दूसरा आएगा एटॉमिक, है ना, मोल कंसेप्ट। दूसरा आएगा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। तीसरा अपने पास आता है गैसेस स्टेट, अब हट चुका है, लेकिन गैसेस स्टेट में आपको कहां तक पढ़ना है? अप टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये सब बेसिक बातें आपको आनी चाहिए। तो आइडियल गैस, अगर मैं गैस स्टेट की बात करूं तो यहां पे भी कौन सा है? आइडियल गैस। आइडियल गैस आपके सिलेबस में है, आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स, है ना, थर्मोडायनेमिक्स। और अच्छा, इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स में भी फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, है ना। इसके बाद में अपने पास आता है थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री के बाद में आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और साथ में क्या, आयनिक फ्री में आता है ना। अच्छा, इसके बाद में आता है रिडॉक्स। ये अपने कौन से टॉपिक्स हो गए? 11th क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स। ठीक है, इसके एडिशन में अगर मैं 12th क्लास की बात करूं तो 12th क्लास में अपने पास कौन से आएंगे? सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, फिर इलेक्ट्रो, और फिर आपके पास केमिकल काइनेटिक्स। ये अपने पास कुछ चैप्टर्स हो गए। अच्छा, अगर एडवांस की बात करेंगे तो एडवांस में कौन सा हो जाएगा? यहां तो रियल गैस ऐड हो जाएगा, और यहां पे सॉलिड स्टेट, और साथ में आपका सरफेस केमिस्ट्री और ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये 2 टॉपिक ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो ये टॉपिक और ये कुछ टॉपिक्स। ठीक है, अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री का 33% के आसपास वेटेज होगा। ठीक है, 33 या 35% के आसपास आपका फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज जाएगा। अच्छा, आप देखो इनमें से भी अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखें, वैसे देखा जाए तो अभी अपने पास 6 महीने बच रहे हैं, तो 6 महीने में अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं कैसे अपने प्रिपरेशन को एनालाइज करूंगा या फिर चैनलाइज करूंगा? तो बेटा देखो बहुत क्लियर है, मेरे पास हर वीक की स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है, मैं वीक वाइज चलूंगा कि भैया ये वीक 1 है तो इस वीक 1 में मेरा क्या काम होगा। अगर अपन 12th क्लास में है तो 12th क्लास में तो अपन क्या करेंगे भैया अभी, और अब जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं वो भी, तो इसमें क्या है, 12th क्लास वो पढ़ के आए। 12th क्लास पढ़ के आए उनका मतलब क्या है? उनको लिक्विड सॉल्यूशन आता है, कहीं ना कहीं उन्होंने एनसीईआरटी से पढ़ा है। दूसरा, उनको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उन्होंने भी पढ़ा है। दूसरा, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो केमिकल काइनेटिक्स, वो भी हमने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। ठीक है, और जो 12th क्लास में वो बाय डिफॉल्ट इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके होंगे अभी तक। तो आपके ये जो 3 टॉपिक्स है ये कवर अगर हो चुके हैं तो इन 3 टॉपिक्स को आप रेगुलर बेसिस पे, देखो अगर मैं डेली बेसिस पे बात करूंगा तो डेली आपको कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है? 50 क्वेश्चंस आपको ऑन एन एवरेज सॉल्व करना है। ठीक है, 50 क्वेश्चन में फिजिकल भी होगी, इनऑर्गेनिक भी होगी और ऑर्गेनिक भी होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं तीनों को मिला के, तो तीनों को मिला के केमिस्ट्री में अप टू 50 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे 6 महीने के अंदर, 6 महीने लगातार। तो 6 महीने में 50 क्वेश्चन आप, मतलब सॉरी डेली आप 50 क्वेश्चन कर रहे हो, तो इन 50 क्वेश्चन में से अगर आप इनमें से इनका डेली भी करोगे तो कितना क्वेश्चन हुआ? 6 क्वेश्चन। ठीक है, और इनमें से एक एक क्वेश्चन आपको, एक एक मतलब क्वेश्चन हर चैप्टर पे से आपको देखने को मिलेगा। कितना हो गया बेटा? 12 नंबर का मटेरियल हो गया। अरे है ना,
एक एक क्वेश्चन आएगा, 12 नंबर का मटेरियल हो गया, और आप सोचो आपके पास अभी आधा साल बच रहा है। आधा साल बच रहा है मतलब 26 हफ्ते बच रहे हैं। 26 हफ्ते बच रहे हैं मतलब आपने 2-2 क्वेश्चन डेली किया तो कितने वीक हुए? 26 हफ्तों में कितने क्वेश्चन कर लोगे? एक वीक में 12 क्वेश्चन करोगे रफली, ठीक है। एक वीक में 12 करोगे तो 26 × 12 रफली 250 क्वेश्चन के आसपास की प्रैक्टिस हो जाएगी। अरे है ना। और इसमें भी मेजर किसके ऊपर फोकस कर लो आप? पीवाईक्यूज के ऊपर। तो पीवाईक्यूज के ऊपर आप इतना फोकस करो कि भाई ये जो सारे क्वेश्चंस है, डेली के 2 पीवाईक्यू, डेली के 2 पीवाईक्यू। मेंस की बुक, मेंस की पीवाईक्यू की बुक होगी, एडवांस की पीवाईक्यू की बुक होगी। एडवांस की पीवाईक्यू पहले कर लिए, मेंस की पीवाईक्यू बाद में कर लिया। मेंस की पीवाईक्यू पहले कर लिए, एडवांस की पीवाईक्यू बाद में कर लिया, लेकिन 2-2 क्वेश्चन डेली बेसिस पे करते रहो। तो 50 में से 6 क्वेश्चन तो आपके पहले ही माइनस हो गए। बचे कितने बेटा? रफली 45 क्वेश्चन के आसपास या 44 क्वेश्चन के आसपास बचेगा, ठीक है। लेकिन ये आपको 12 नंबर देके चले जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान रखना, हर चीज के अंदर क्या होता है भाई, मुझे कितना आता है इससे मैटर नहीं है, मैंने उस चैप्टर के साथ कितना समय गुजारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डाइजेशन टाइम बोलते हैं इसी को, ठीक है। आपको पता है ना, अपन एक क्लास में भी पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, वन शॉट में भी सारी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, लेकिन वन शॉट की इंफॉर्मेशन उतनी इफेक्टिव नहीं होती है। आप समझ रहे हो? अगर मैं एक दिन में पूरा चैप्टर पढ़ा दूं, सुबह क्लास चालू करूं और सुबह से लेकर लास्ट तक शाम को खत्म होते होते एक चैप्टर खत्म करा दिया, तो तुम्हें क्या लगता है तुम पे आ जाएगा? क्यों नहीं आएगा? डाइजेशन टाइम नहीं मिला। वो चैप्टर को समझने के लिए अपने को भाई, अपन जितना समय उसके साथ गुजारेंगे वो चैप्टर उतना ही इफेक्टिवली अपने ब्रेन में जाने लगेगा। तो इसलिए अपन चैप्टर को, जैसे मूल है, आज 7-8 लेक्चर हो गए, ठीक है, 7-8 लेक्चर अपन ने उस चैप्टर के साथ गुजारे, तो आपको अब मूल निकालना तो आता है ना? समझ में? अगर मैं आपको इलेक्ट्रो पढ़ा रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नस्ट इक्वेशन, अगर 7-8 लेक्चर नस्ट इक्वेशन के साथ गुजार दी जाए तो आपको नस्ट इक्वेशन लिखना आता है। अरे है ना। तो कहने का मतलब आपको डाइजेशन टाइम गुजारना है उस चैप्टर के साथ। तो हम ये डेली 2-2 क्वेश्चन जो दे रहे हैं, ये 2-2 क्वेश्चन अपन क्या कर रहे हैं, ये डाइजेशन टाइम है। हर दिन आप इस चैप्टर के साथ जूझोगे। अच्छा, कई बार क्वेश्चन बनेगा और कई बार क्वेश्चन नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो आप क्या करोगे? थ्योरी नोट्स पे जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन बन गया, इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है, फिर रिवीजन की आपको उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बार थ्योरी कंप्लीट करी और उसके बाद में डेली के 2 क्वेश्चन आप इसके करोगे तो आपका 12th का पोर्शन फिजिकल केमिस्ट्री का ऑलरेडी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपन किस पे बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री पे, 11th वाले पार्ट पे। 11th वाले पार्ट में आप थोड़ा सा सोच समझ के देखोगे तो रिडॉक्स और मोल, ये एक टाइप के टॉपिक्स है, ठीक है। दोनों क्या है, एक मोल को, रिडॉक्स को अपन मोल कंसेप्ट 2 भी बोलते हैं। तो मोल और रिडॉक्स, ये कहानी अपने पास है। दोनों को अगर आप एक साथ देखोगे तो इनके अगर आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हो, ज्यादा भी नहीं, अगर आपने 15-17 दिन के क्वेश्चंस कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। बाकी मैं आपको देता हूं, मोल कंसेप्ट में एक टर्म आती है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, है ना। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक बार आप इसको यहां पढ़ोगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को मोल कंसेप्ट में, लिक्विड सॉल्यूशन में भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आती है, सारी यूज होगी। तो पढ़ोगे एक बार, मजा आएगा 2 बार, ठीक है। तो यहां पे आपको ये यूज होगा। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन इंटर कन्वर्जन का, मोलैरिटी दे दी, मोलैलिटी पूछ ली, मोलैलिटी दे दी, मोल फ्रैक्शन पूछ लिया, कुछ भी ऐसे। तो इंटर कन्वर्जन का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलना ही। तो इसका मतलब आप इस चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में देखना कितने वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको बताऊं टोटल कितनी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर देखा जाए तो मैंने काउंट किए तो बता दूं आपको, 71 वैरायटी के क्वेश्चन बनेंगे। आप बोलोगे बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। 71 वैरायटी मतलब कैसे? मोलैरिटी दे रखी है तो मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पूछ लिया। 1 से 5, ऐसे 5 से 30, अरे है ना, ठीक है। सॉरी 6 है ना, 6 से कितना बन जाएगा? 30 तरीके के क्वेश्चन ही हो गए कि मोलैरिटी दी, बाकी की 5 चीजें, या मोल फ्रैक्शन दिया तो बाकी की 5 चीजें, परसेंटेज वेट बाय वेट दिया, बाकी की 5 चीजें। अपने हिसाब से अज्यूम करो ना, और उसके बाद में क्वेश्चन बनाओ। अरे क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? उसके बाद में आपके पास नेक्स्ट कितना आता है? नेक्स्ट आता है कि मैं आपको दे दूं स्टॉक सॉल्यूशन के क्वेश्चंस। तो स्टॉक सॉल्यूशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट तब भी आ तो सकता ही है।
है ना, स्टॉक सॉल्यूशन दिया कि भैया इस स्टॉक सॉल्यूशन से ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन मुझे बनाना है, तो कितना स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसमें अगेन मोलैरिटी दे दी, बाकी मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन सब कुछ पूछ सकता है। ऐसे सभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के साथ अपन ये क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसे 36 क्वेश्चन रफली ये भी बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके टोटल 71 क्वेश्चंस के आसपास अपने बजेंगे। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और कहेगा क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर से साथ के साथ आपका कौन सा, डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग, ये दो जगह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करके चलना है। थर्मोडायनेमिक्स में सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, और थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री में भी कौन सा बेटा, हेस लॉ। और अच्छा, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना हो ना तो चार चीजें पढ़ लेना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन और बॉन्ड एंथैल्पी। चार एंथैल्पीज है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और बॉन्ड एंथैल्पी। और इन चार से ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर आप देखोगे एक लेक्चर कंप्लीट करोगे, सॉरी एक बार बैठोगे आप, ये थर्मोकेमिस्ट्री आराम से खत्म कर दोगे, और इसके 4 नंबर आपको देखने को और मिल जाएंगे। कितने हो गए, 12, 4 16 और 4 20 नंबर, ठीक है। रफली 20 नंबर्स तक अपन पहुंच रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस पे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं। अच्छा, केमिकल आयनिक एक ले रहा हूं। आयनिक में आपका जो पार्ट आता है ना, वो कौन सा आता है, एक तो बफर सॉल्यूशन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, और दूसरा आता है वो आता है सॉलिबिलिटी से। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको बाकी नहीं पढ़ना है, बाकी भी पढ़ना है, लेकिन मेजर पार्ट किस पे फोकस करना है, ठीक है। इनके क्वेश्चन आप तो पीवाईक्यू करोगे, अरे है ना। देखो कोई भी चैप्टर है उसकी थ्योरी आप नोट्स पढ़ लो एक बार, थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, थ्योरी पे आप देख लो 30-40% आपको टाइम स्पेंड करना है, ठीक है, इससे ज्यादा स्पेंड नहीं करना, लेकिन क्वेश्चंस पे 60-70% आपको टाइम यहाँ स्पेंड करना है, ठीक है। तो आपने थ्योरी पढ़ी, इसके बाद में पीवाईक्यू। अच्छा, ये क्वेश्चंस में मेजरली कौन से होंगे आपके, पीवाईक्यू होंगे, ठीक है। इन्हीं पीवाईक्यू को देखना। अच्छा, फिर पीवाईक्यू बनाने करने के बाद में आप उस चैप्टर का शॉर्ट नोट जरूर बनाना, ठीक है। अच्छा, मैं आज आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका ही बता देता हूं, कैसे बनाते हैं। एक आम बच्चा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएगा, वो कोई भी चैप्टर उठा लिया, ठीक है, कौन सा चैप्टर उठा ले बताओ। मान लेते हैं अपन ने उठा लिया कौन सा, लिक्विड सॉल्यूशन उठा लिया, ठीक है। तो लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले क्या होता है, गैस प्लस लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें कौन सा होता है बेटा, हेनरीज लॉ, है ना। फिर इसके बाद में सॉलिड लिक्विड में याद है आपको, अपने पास ऑस्मोटिक प्रेशर था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। अरे यही तो निकले थे। और लिक्विड लिक्विड में कौन सा था, लिक्विड लिक्विड में अगर आप देखोगे तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना। ये कुछ कहानियां अपन ने पढ़ी है। अब देखो यहां पे हेनरी लॉ आया था, यहां पे एक इक्वेशन आई थी पाई इक्वल टू सी आर टी, यहां एक इक्वेशन आई पी कितना आया था बेटा, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट डेट इज इक्वल टू एक्स ऑफ सॉल्यूट, याद आया था। एलिवेशन डेल्टा टी एफ इक्वल डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट का कितना हो गया, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, मतलब आई वही लगा लेना। कहने का मतलब ये, अब आपके पास ये पूरे फॉर्मूले आ गए, ठीक है। आपने शॉर्ट नोट्स बनाया, आपका एक पेज में शॉर्ट नोट्स बन गया। पहली बात तो शॉर्ट नोट एक पेज या 2 पेज से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब फ्रंट पेज बैक पेज पूरा एक पेज। अगर इससे ज्यादा का शॉर्ट नोट्स है, इसका मतलब वो शॉर्ट नोट्स नहीं है, वो लॉन्ग नोट्स है, ठीक है। आपको शॉर्ट नोट्स बनाना एक पेज में। अब यहां से एडिशन, यहां पे लोग आम आदमी छोड़ देता है, उसने जो जो पढ़ा शॉर्ट में लिख लिया, बात खत्म हो, यहां पे आगे छोड़ दिया, काम यहीं से शुरू होता है। आपने पीवाईक्यू करे, ठीक है, आपने पीवाईक्यू करे जेई मेंस के और साथ में एडवांस के। आपको बता दूं, जैसे ही एडवांस में क्वेश्चन आया, मान लो एडवांस में क्वेश्चन आए, एडवांस से 2 क्वेश्चन आए ऑस्मोटिक प्रेशर पे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पे 2 स्टार मार्क कर ले। 2 स्टार मार्क ये बताएगा कि जेई एडवांस में इसके कितने क्वेश्चन आए हैं, 2, ठीक है। आपने और पीवाईक्यू करे, पता चले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से आपको 6-7 क्वेश्चन देखने को मिले, तो इधर जितने क्वेश्चंस आए उतने स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। आपको पता चलेगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से बहुत मेजरली क्वेश्चंस आए 15-17, इसका मतलब यहां पे स्टार मार्क्स क्या है,
ज्यादा, ठीक है। नहीं तो आप 1 2 3 करके कर सकते हो। 1 मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से कम, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से थोड़े ज्यादा, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से सबसे ज्यादा। अच्छा, आप नोटिस करना जो एडवांस के स्टार्स होंगे वो मेंस में आपके रेप्लिकेट करेंगे, ठीक है। मतलब जो एडवांस में क्वेश्चन पूछे हुए हैं मेंस में वही क्वेश्चन आगे जाके इन फ्यूचर पूछे जाते हैं या रिपीट हो जाते हैं। समझ में आया? तो कहने का मतलब आपको पता चल जाएगा कि यार ये टॉपिक में, ये इस पूरे चैप्टर के अंदर ये टॉपिक, फलाना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर स्टार आपको हो सकता है कोई पीवाईक्यू याद दिला दे कि यार ये स्टार मैंने इस पीवाईक्यू के लिए लगाया था, ठीक है। तो वो आपके लिए एड ऑन हो जाएगा। तो एड ऑन करने मतलब शॉर्ट नोट्स बनाए, और शॉर्ट नोट्स फिर जब कंप्लीट हो जाए तो अब कभी भी आप फंसोगे ना, जब भी आप फंसोगे, मान लो कोई क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन करते टाइम आप फंसे तो अपन क्या करेंगे, अपना शॉर्ट नोट्स उठा के देख लिया, छोटा सा क्लू लेना है, शॉर्ट नोट्स उठा के देख लिया। और एक दिन में आप सोचो आपके पास टोटल कितने चैप्टर है, 28-29 चैप्टर है, जो भी होंगे आपके, अगर टोटल मिला के मैं बोलता हूं कि 40 पन्नों में शॉर्ट नोट्स बन गए, तो क्या जेई से 2 दिन पहले आप रिवाइज नहीं कर सकते? सारे 40 चैप्टर, सॉरी सारे जितने भी चैप्टर्स हैं, क्या अपन जेई से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले या सेम डे कि हम रिवाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? लेकिन जो आप पोथी पन्ने लेके बैठे रहोगे, आपके लॉन्ग नोट्स, क्या वो लॉन्ग नोट्स से आप रिवाइज करवा पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। लेकिन शॉर्ट नोट से देखते देखते समझ में आ जाएगा, ठीक है। अरे क्लियर हुआ ही नहीं हुआ, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अपने पास आता है कौन सा बेटा, इनऑर्गेनिक, आईओसी। इनऑर्गेनिक में कौन कौन से टॉपिक्स है? सबसे इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, और ये तो 11th के मेजरली। अच्छा, एक पी ब्लॉक भी आएगा, ठीक है। 12th में अगर आप जाओगे तो आपका कोऑर्डिनेशन, पी ब्लॉक और डी एंड एम ब्लॉक, ठीक है। ये अपने पास 3 टॉपिक्स आ जाते हैं। और सॉल्ट एनालिसिस, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के नाम से आपका सॉल्ट एनालिसिस भी आएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन, ये 3 टॉपिक बिल्कुल समझने के, ठीक है। और बाकी में क्या है, थोड़ा सा आपको हल्का सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा और ज्यादा उनके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, इन टॉपिक्स को कम से कम नहीं तो आपको ये मान लो कि 4 से 5 से 6 बार आने वाले 6 महीनों में पढ़ना। 1 महीने में, जैसे मैंने मान लो कि आज चैप्टर खत्म हुआ, आज चैप्टर आपका खत्म हो गया, तो आपने उस चैप्टर को 2-5 दिनों के अंदर अंदर एक बार रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया, फिर क्वेश्चन तो आप कर ही रहे हो, ठीक है। उसके बाद में फिर 1 महीने हो जाएगा, 1 महीने बाद फिर से थ्योरी नोट्स वापस पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन तो आप थोड़े बहुत कर ही रहे हो, फिर वापस करना है, फिर वापस करना है। तो हर महीने ये रिपीट मोड पे चलेंगे ये 2-3 टॉपिक्स, जिनको आप, अच्छा पहली बार जब पढ़ोगे ना आधा पौन घंटा लगेगा, या 1 घंटा लगेगा, या 1.5 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा। लेकिन दूसरी बार पढ़ोगे वही टाइम कम, इंफॉर्मेशन कुछ एक्स्ट्रा मिलेगी। अच्छा, आपने कभी भी नोट्स पढ़े होंगे तो हर बार नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलती होंगी कि सर ने यार ये भी तो बताया था, अरे सर ने ये भी तो बताया था, ये एक्स्ट्रा चीज बताई थी, ये मिस हो गई। हर बार पढ़ोगे तो एक्स्ट्रा होगा, लेकिन टाइम कम लगता है। तो टाइम कम लगेगा, इंफॉर्मेशन ज्यादा गैदर होने लगेगी। तो ये चीज आपको करनी है। अच्छा, डी एंड एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए आप एनसीईआरटी को फोकस कर सकते हैं, लेकिन रीड आउट करना ही है। अच्छा, इनमें देख लेना, ये जो 3 टॉपिक्स है ना, ये आपकी टोटल इनऑर्गेनिक 33% है, तो 33% का ये मान लो कि 20 to 25% आपका यहीं से आ जाएगा, समझ में? अच्छा, बाकी चैप्टर छोड़ने नहीं है, इनको भी आपको रेगुलर बेसिस पे रीड आउट करते रहोगे, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा, क्लियर ना। लेकिन हाँ, 20 से 25% तो आपका पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन, मतलब समझने का पार्ट निकाल के दे जाएगा। मतलब अगर टोटल कितने क्वेश्चन आए 25, तो 25 में से 8 क्वेश्चन तो इनऑर्गेनिक के होंगे। उस इनऑर्गेनिक के 8 क्वेश्चनों में से 5 या 6 क्वेश्चन किसके होते हैं? इन 3 टॉपिक्स के। समझ में आ गया? अब 5-6 टॉपिक्स अगर आपके, सॉरी 5-6 क्वेश्चन अगर आप इनसे कर पाए, इसका मतलब मजा ही आ गया। ऑर्गेनिक में क्या है, अगर मैं देखूं तो ऑर्गेनिक के अंदर देखें तो, अच्छा इसमें आना, मैं आपको एक प्रो टिप दे देता हूं, एस ब्लॉक भी पढ़ लेना। एस ब्लॉक और हाइड्रोजन, इसको पढ़ने में छोड़ने की कसर नहीं छोड़नी। एनसीईआरटी पढ़ने में टाइम तो ना लगता है,
अगर रेगुलर बेसिस पे महीने में एक बार, ये मान लो कि मुझे पूरी इनऑर्गेनिक पढ़नी ही है, कसम खा लो, महीने में एक बार, क्योंकि दिन में एक दिन उठा लो, दिन में 1 घंटे आप अगर किसी टॉपिक को उठाओगे तो 1 घंटे में 1 डेढ़ घंटे में रिवाइज कर लो, तो 1 घंटे तो मुझे इनऑर्गेनिक पढ़नी है। आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, बता रहा हूं, एक नंबर नहीं कटेगा, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे 33%। और समय कितना लगेगा? 5 मिनट। 5 मिनट में 33-35 मार्क्स, समझ पा रहे हो? बस दिन का 1 घंटा देना है। मैथ्स में भी नहीं कर पाओगे, फिजिक्स में भी नहीं कर पाओगे, इनऑर्गेनिक में कर पाओगे। ऑर्गेनिक में आते हैं। ऑर्गेनिक में क्या है बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरुआत होती है, नॉमेनक्लेचर भी होता है, एक आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है। इसके बाद में कौन सा होता है बेटा? आपका हाइड्रोकार्बन। फिर ये तो 11th का पार्ट है। 12th के पार्ट में आ जाए तो हाँ, हेलो एल्केन्स, हेलोरीन्स है ना। उसके बाद में एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स, एसिड डेरिवेटिव्स, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल। अच्छा, बायोमोलिक्यूल जो है वो आपको कई बार एक तो आना ही है, कई बार 2 क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बायोमोलिक्यूल्स को क्यों ना अपन आज से पढ़ना चालू कर दें? पूरा बायो का पार्ट है, ज्यादातर समझने का पार्ट है, ठीक है, जो अपन आराम से समझ सकते हैं। समझने का पार्ट खत्म किया, थोड़ा बहुत रखने का है, प्रोटीन्स वगैरह उसकी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत रखने का आ जाता है, बाकी समझने का पार्ट है। तो अगर आप एक बार 2 बार इसको पढ़ लोगे तो 1 नंबर क्वेश्चन तो आपका यही सही हो गया। इसमें भी आप देखो आपके क्वेश्चंस कहां से आते हैं? जीओसी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एरोमेटिसिटी, यहां से क्वेश्चंस आएंगे। नॉमेनक्लेचर का एक क्वेश्चन बहुत आसान सा आता है, आइसोमेरिज्म चलो ठीक है छोड़ दो, लेकिन अगर हेलोवेलेंस और हेलोएरिन्स पे देखो तो SN1 SN2, यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, या E1 E2 से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या कंपैरिजन कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है। मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म से एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा। रिएक्शन के क्वेश्चन, कई बच्चे क्या सोचते हैं सर रिएक्शन, अरे मैं कहता हूं रिएक्शन के बारे में सोचो, थोड़ा लेट सोचो, लेकिन इससे पहले जीओसी, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और बायोमोलिक्यूल्स, अगर आप ये पार्ट भी कर गए ना तो 8 में से 4 क्वेश्चन बना के आ जाएगा। समझ में? 8 में से 4 नहीं बनेंगे, 8 में से 3 बना के आओगे, आराम से बनेंगे, लेकिन 3 तो बनेंगे। और कई लोग क्या सोचते हैं सर मेरी ऑर्गेनिक खराब है, मैं रट नहीं पाता हूँ, ये सब नहीं कर पाता हूँ। अच्छा, पहली बात तो ऑर्गेनिक में रटने का होता ही नहीं, वहां तो रिएक्शन मैकेनिज्म है, अगर आपको प्रॉपर मैकेनिज्म आता है तो आप आराम से काम कर सकते हो। अरे बोलना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, सिर्फ अगर आप कुछ लिमिटेड टॉपिक्स पे देखें, इन टॉपिक्स पे इसकी रेगुलर बेसिस पे स्टडी करिए। रेगुलर बेसिस का मतलब यही है कि महीने में एक बार 1 महीने में आप टच करोगे, अगले 6 महीने तक लगातार, ठीक है। इनऑर्गेनिक में तो पूरा ही टच करना, ऑर्गेनिक में बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, जीओसी समझने का है, आइसोमेरिज्म समझने का है, नॉमेनक्लेचर समझने का है ना, पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म समझने का है। अब रिएक्शन की बात है, रिएक्शन का कुछ नहीं करना है आपको। रिएक्शन के लिए क्या करो? रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट लिखो, रिएजेंट लिखो और प्रोडक्ट लिखो, बस। रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट और कंडीशंस ऐसे लिख देना। जितने रिएक्शंस है खींच के 120 रिएक्शंस है टोटल मिला के बता रहा हूं, 120 रिएक्शन लिख देना। मैंने खुद ने जब जेईई की तैयारी करी थी, मैंने पूरा ऐसे कैसे एज इट इज टाइप कर दिया था, मैकेनिज्म नहीं लिखा था। रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट। अच्छा, अब मैं उस बुक को कभी भी खोल के देखता था ना तो पहला रिएक्शन, ओहो ये मुझे आता है या मुझे नहीं आता है। आता है तो मैं मैकेनिज्म लिख के देखूंगा, और नहीं आता है तो मैं बुक खोलूंगा, अपनी कॉपी खोलूंगा, उस कॉपी में वो देखूंगा सर ने क्या मैकेनिज्म लिखाया, उसको देख के फिर से लिखने की कोशिश करूंगा। महीने में 1 प्रैक्टिस, बस 1 महीने में 1 बार किया, एक दिन ये काम करना है बस। 120 रिएक्शन, मजाक नहीं कर रहा, 2 या 3 घंटे में काम हो जाएगा। क्योंकि अपन देखते ना, कोई चीज लिख के अपन थोड़ा टाइम लगेगा, आंखों से और ब्रेन से सबसे तेजी से पढ़ा जाता है। अरे हाँ है ना, कि उस क्वेश्चन में ये कर लेंगे हो जाएगा। अरे है ना, तो अपन भैया अपन मनी मनी सोचेंगे ये रिएजेंट यहाँ जाएगा, यहाँ टेक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, समझ में? ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। अगर प्रोडक्ट वो बन रहा है इसका मतलब ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मुझे मैकेनिज्म नहीं आता तो फिर आप लिखने की कोशिश कर लो। बता रहा हूँ, महीने में 2-3 घंटे आपने दिए और पहले दिन 2-3 घंटे लगेंगे, आखिरी दिन
जे एडवांस से पहले बताता हूँ, मेरे को 30 मिनट्स लगा था टोटल। 30 मिनट्स में पूरी रिएक्शंस कंप्लीट हो गई थी, आईओसी और ओसी की। तो इसका मतलब समझ लो ओसी में कितना लगा, पेज पलटे थे बस में। अच्छा, ये रिएक्शन, ये रिएजेंट, ये रिएक्शन, ये रिएजेंट, ये प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे करके करोगे आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया कुछ? ठीक है, क्या समझ में आया? फिजिकल में तो प्रैक्टिस करनी है, कितनी की? 6 क्वेश्चन तो वो करने ही करने, सॉल्यूशन, सॉलिड, सॉरी आपका इलेक्ट्रो और काइनेटिक्स। बाकी जो है वो अपने को, बाकी जो मिक्स, अब जैसे मान लो कि आपका करंट टॉपिक चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स, तो करंट टॉपिक के आपने कितने क्वेश्चंस कर लिए? 20 या 25 क्वेश्चन करंट टॉपिक्स के करे, और बाकी के जो 20-25 क्वेश्चन है वो किसके करोगे? पिछले चैप्टर्स के। समझ में आ गया ना? डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। क्लियर होता है या नहीं होता है? अब किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर इनऑर्गेनिक के ना चीज़ें जल्दी भूल जाते हैं, याद नहीं रहती है। इनऑर्गेनिक के अंदर चीजें चलती है, भूल जाते हैं। हाँ, याद नहीं रहती है। इसीलिए तो बेटा मैंने बताया ना, आपको डाइजेशन टाइम की रिक्वायरमेंट है। आपसे मैं पूछता हूँ कि 2 + 2 कहां से आया? आप बोलोगे कोई प्रूफ है आपके पास? नहीं, आपने रटा था, हाँ, है ना। लेकिन रटते रटते इतना टाइम हो गया कि आज 2 + 2 बहुत आसान काम हो गया, है ना। इसलिए तो मैंने आपको बोला, आपको यहां पे रेगुलर स्टडी करनी है। 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। अब भाई आप में और मुझ में क्या डिफरेंस है? मैं 16 सालों से पढ़ा रहा हूं, हर साल कम से कम 5 बार पढ़ाता हूँ। 5 बार पढ़ाता हूँ तो 5 बार खुद से पढ़ता भी हूँ, है ना। 5 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ाया, कितना हो गया? 10 बार, 16 सालों से 160 बार। क्या मुझे याद रहेगा? नहीं रहेगा? रहेगा ना। तो आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ, महीने में 1 बार एक रीडिंग देनी, दूसरे महीने फिर से एक रीडिंग देनी, तीसरे महीने फिर से रीडिंग देनी। तो रीडिंग आप बढ़ाते चलोगे ना, आपका काम होता चलेगा। सर कई बार जब फिजिक्स पढ़ रहे तो टाइम 2 घंटे आ जाते हैं। हाँ? सर टाइम होता है कि हम पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे 1 घंटा, हाँ? मेरी साइड में होता है कि 2 घंटे फिजिक्स पढ़ रहे, लगातार हम वही कर रहे हैं। और क्वेश्चन हम सोचते कि क्वेश्चन करेंगे 25 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन नहीं है। तो वो टाइम मैनेज कई बार ऐसा होता है टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। हाँ, ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट में तुम्हें बता दूं कि सेल्फ होता है। कोई जिंदगी में कोई आदमी दूसरे का टाइम टेबल नहीं मैनेज कर सकता, मतलब मेरी पर्सनल थिंकिंग ऐसी है। बट तब भी मैं आपको बोलूंगा कि आप थोड़ा सा, अगर आप पे मैनेज नहीं हो पा रहा है तो आप फिक्स कर लो कि जैसे आपके पास मान लो 6 घंटे की क्लासेस है, ठीक है, 6 घंटे सोने का है, 2 घंटे खाने का है, कितना हो गया? खाने पीने का मैंने सब टाइम निकाल दिया, 6 घंटे क्लासेस, और ये कितना हो गया टोटल मिला के? अपना 14 घंटे हो गए। 1 घंटा और माइनस कर लो, कितना हुआ? 9 घंटा हो गया। अब सॉरी 15 घंटे हो गए। 24 घंटे में से 15 घंटे माइनस करोगे तो कितना बचा? 9 घंटे। आप 3 का भाग लगा दो, 3 सब्जेक्ट है, 3 घंटे आए। अब आप पूरे दिन में ये कोशिश किया करो, मुझे 3 घंटे एक सब्जेक्ट को देना, फिजिक्स को भी देना है, केमिस्ट्री को भी देना है और मैथ्स को भी देना है। अब आपसे 3 घंटे में हो सकता है क्वेश्चन ज्यादा बने, हो सकता है क्वेश्चन कम बने, गोल अपना पूरा अचीव हो पाए ना हो पाए, बट मैं स्ट्रिक्ट रहूंगा इस डिसिप्लिन के साथ। ठीक है, आपको थोड़ा अजीब लगेगा पहले दिन, दूसरे दिन थोड़ा नॉर्मलाइज होंगे। ऐसे 5-7 दिन अगर आप ये प्रैक्टिस रखोगे तो आप नॉर्मलाइज हो। हम भी तो करते हैं ना आपकी क्लास में। मेरा कोर्स कितना भी आगे चल रहा है पीछे चल रहा है, मैं आपकी क्लास में 1.5 घंटे आता हूँ, टाइम मैनेज करता हूँ 1.5 घंटे। अगर बाई चांस नहीं हो पा रहा है सिलेबस तो थोड़ा अपन पुश करेंगे, आपको होमवर्क में बढ़ा दूंगा, जो क्लास में सॉल्व करने है उसको क्लास आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा, है ना। कहीं ना कहीं मैं भी अपना टाइम मैनेजमेंट खुद ही करता हूँ, तो वो टाइम मैनेजमेंट कौन कर सकता है आपका? आप खुद करो। अच्छा, इनऑर्गेनिक को इसके साथ मैं तुम्हें बताता हूँ, मॉर्निंग में थोड़ा सा ना, अगर आप 4 बजे उठ सकते हैं, 10 से 4 की नींद लो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 4 बजे उठ के 6 बजे तक आप ये जो टाइम है ये केमिस्ट्री के साथ गुजार लो। यहां पे आप 2.5 घंटे दे दोगे ना मॉर्निंग में, तो दिन का 3 घंटा 3.5 घंटा बराबर होता है। और बाकी टाइम पे दिन में आप क्या करो? फिजिक्स करो और मैथ्स करो, ठीक है। तो यहां पे आप पढ़ोगे, आपको इनऑर्गेनिक भी बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगी। ट्राई एंड टेस्टेड बेटा। अर्थ पे परम शक्ति कौन है? अर्थ पे अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? जो अपन ने देखा, आप अर्थ छोड़ो, अपने सबसे ज्यादा पावर किसके पास देखी? सन के पास। हमने बहुत देखे, स्टार देखे, फलाना देखे, ढिमकाना देखे, लेकिन अभी करंट वैल्यू पे देखूं तो सबसे ज्यादा पावर मेरे को किसके पास? हमने बहुत स्टोरियां भी सुनी, लेकिन अर्थ पे देखूं, यहां पे बैठे, तो मेरे को लगता है सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? सन के पास है। क्या इससे ज्यादा एनर्जी किसी के पास?
अगर है तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा, तुमने देखा नहीं है, देखा हमने सन को, अरे आए ना बोलना रे। अगर उस परम शक्ति से पहले नहीं उठ सकते ना, तो फिर इश्यू क्रिएट हो जाएगा। उनका उठने का टाइम है 6 बजे, तुम उनसे पहले उठो और फिर केमिस्ट्री पढ़ो, देखना आपकी केमिस्ट्री बढ़िया हो जाएगी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे बढ़िया टाइम है 4 से 6 का टाइम स्लॉट बुक करो। सुबह सुबह एक बढ़िया ब्लैक कॉफी पी लिया करो, ब्लैक कॉफी पीने से नींद उड़ जाती है, ठीक है। 4 बजे उठे, ब्लैक कॉफी पिया और फिर 2 घंटे फोकस होकर पढ़ाई करनी, देखना। एनीथिंग एल्स? हाँ सर जैसे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जेई मेंस की क्वेश्चन कर ली थी, हाँ, पर जेई एडवांस के अभी उतनी नहीं बन रहा है, 10-20% ही बनते, तो क्या करें अभी? जेई मेंस के क्वेश्चंस बन रहे हैं, एडवांस के क्वेश्चंस नहीं उतने बन नहीं रहे। बन पा रहे, ठीक है। तो समय तो थोड़ा और क्या है ना। एडवांस के क्वेश्चंस के लिए ना बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग मांगते हैं, बेसिक। अच्छा, कभी भी एडवांस का क्वेश्चन आप देखोगे, मेंस से ज्यादा नंबर आप एडवांस में स्कोर कर सकते हो अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है। तो थोड़ा बेसिक्स के ऊपर और समय गुजारो, कि उसने जो 10-20% क्वेश्चंस आपसे बने हैं, उसमें देखो कि आपने 20% क्वेश्चंस किस बात से बने थे, ठीक है। तो आपको पता चलेगा उसने कोर चीज पे क्वेश्चन पूछा है। आप कोर चीज को पकड़ लोगे, फिर हर कोर चीज के ऊपर देखो, अगर नहीं बनता है तो एक बार सॉल्यूशन देख लिया या सर से पूछ लिया, जो भी आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स है उनसे पूछा, और फिर बाद में फिर बनाने की कोशिश करी, आपका बेसिक से ही बनेगा। एडवांस का क्वेश्चन बेसिक पे होता है, मेंस का तब भी मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा बहुत रटने पिटने का पार्ट आ जाता है, लेकिन एडवांस का तो 90-95% सिर्फ समझने का, थैंक यू सर। ठीक है ना। तो कोशिश करो एडवांस के क्वेश्चन बनाने की। नहीं बनता है, नहीं बनने के बाद में ऑप्शंस क्या हैं? एक तो थ्योरी नोट्स अच्छे से पढ़ने का, दूसरा मॉड्यूल पढ़ने का, एनसीईआरटी पढ़ने का, उसके बाद में वापस रीअटेम्प्ट करने का। तब भी नहीं बनता है, सर के पास आने का, ठीक है। और बताओ, सब सही है? ओके बेटा, थैंक यू।